हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कंपनीज क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी का मीनिंग समझते हैं कि कंपनी बेसिकली यहाँ पर क्या होती है। तो जनरली देखो, जब भी हमें कोई बिजनेस करना होता है तो बिजनेस करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम अकेले बिजनेस कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर, या फिर हम किसी के साथ में पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली एक जरिया होता है जिससे हम यहाँ पर बिजनेस कर पाते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को जो है परफॉर्म कर पाते हैं। अगर मैं इसके यहाँ पर लीगल डेफिनेशन दूं तो कंपनी बेसिकली क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जिसको यहाँ पर लॉ के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है। और क्रिएट करने का हमारा पर्पस क्या होता है कि हम यहाँ पर इसको क्रिएट करके बिजनेस कर पाए और यहाँ पर प्रॉफिट जो है कमा पाए। क्लियर है आपको? तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कि यहां पर बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए जो है बनाई जाती है, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो अब फटाफट से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर देखो क्या है, इन इंडिया कंपनीज आर गवर्न बाय विच एक्ट, यानी कि इंडिया के अंदर हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उनको कौन सा एक्ट यहां पर हमारा जो है रेगुलेट करता है, किस एक्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कंपनीज पे अप्लाई होती हैं। पहला देखो क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, या फिर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कंपनीज एक्ट 2013 इज अ करेक्ट आंसर। तो इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपनी, इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कंपनी। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट हमारी कहना क्या चाहती है, तो सिंपली देखो, जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम उसको कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाते हैं तो कंपनीज एक्ट के अंडर यानी कि लॉ के नजरिए में ये जो कंपनी है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, और ऑनर और कंपनी लॉ के नजर में दो सेपरेट एंटिटी जो है मानी जाती है। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यहां पर मान के चलो एक राम है, उसने यहाँ पर बिजनेस करने के लिए राम एंड सन्स नाम की कंपनी यहाँ पर ओपन की। तो राम ने जैसे ही राम एंड सन्स कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर करवाया, तो ये जो कंपनी है वो एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन जो है यहाँ पर बन गई है। और इसको ये क्रिएट कौन कर रहा है, हमारा यहाँ पर लॉ यानी कि जो कंपनीज एक्ट है। लॉ की नजर में ये जो राम पर्सन है और ये जो राम एंड सन्स है, ये दो सेपरेट एंटिटी जो है यहाँ पर मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यहाँ पर सेपरेट एंटिटी जो है मानी जाती है। क्लियर है? अब देखो, राम एंड सन्स क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल ह्यूमन की बीइंग के पास जो जो राइट्स होते हैं, ठीक है, जो जो उनके पास काम करने के तरीके होते हैं, वही हमारे यहाँ पर कंपनीज के पास भी अवेलेबल होते हैं। यानी कि जो कंपनीज है वो अपने नाम पर कोई किसी भी तरह का बिजनेस कर सकती है, कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, कोई भी लोन वगैरह ले सकती है। तो जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं और कंपनी के नाम पर, ठीक है, जब भी हम कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं कंपनी से रिलेटेड, तो हमेशा वो बिजनेस के नाम पर किया जाता है। कोई भी एसेट खरीदी जाती है बिजनेस के लिए तो हमेशा वो बिजनेस के नाम पर ही यहां पर जो है खरीदी जाती है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। जो कंपनी है उसकी उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो कंपनी है ना वो यहां पर लंबे समय तक चलेगी, यानी कि इसके जो ऑनर्स है उनके आने या जाने का कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट जो है यहां पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, और जो भी पर्सन उन शेयर्स को परचेज करता है वो उसका क्या बन जाता है, ऑनर बन जाता है। अब देखो क्या हुआ, एक बार कंपनी जब शेयर्स इशू कर देती है उसके बाद ये जो शेयर्स हैं वो ऑनर्स जो है वो एक दूसरे किसी पर्सन को यहाँ पर जो है आसानी से बेच सकते हैं। तो कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर मान के चलो कंपनी का ऑनर पहले ए था, इसने अपने शेयर्स बी पर्सन को बेचा, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का ऑनर जो है यहाँ पर चेंज हो गया, ए से बी हो गया, पर इसका ना कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर करती रहती है। यानी कि ऑनर के चेंज होने या फिर ऑनर की डेथ होने की वजह से कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है नहीं पड़ता, ये लंबे समय तक काम जो है करती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। जो कंपनी है ना उसमें जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। सबसे पहले लायबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर बता दूं, लायबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, जो भी आपको यहाँ पर फ्यूचर में
पे करनी है वो लाइबिलिटी होती है। जैसे मान लो आपने बैंक से यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, तो ये आपकी क्या एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो कि आपको फ्यूचर में पे करना है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि कंपनीज के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो उसके ऑनर्स है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो कंपनीज में आपने कितने शेयर्स परचेज किए हैं उतनी ही आपकी यहाँ पर लाइबिलिटी जो है मानी जाती है। कंपनी जो है उससे ज्यादा पैसा आपसे नहीं मंगवा सकती। अगर मान लो आपने कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए, एक शेयर हमारा यहाँ पर 10 रुपए का है, तो कंपनी को आपने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ही यहाँ पर पे करने, आपकी लाइबिलिटी 10,000 पे करने की है। कंपनी किसी भी सूरत में आपसे जो है 10,000 से ज्यादा पैसे जो है वो नहीं मंगवा सकती। और ये काफी अच्छा फीचर रहता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा यहाँ पर कंपनी का, और इसे एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज होती है हमारे यहाँ पर कंपनी की। नेक्स्ट देखो क्या है, शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नॉट ट्रांसफर, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना वो यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। अगर आप कंपनी के शेयर जो है वो परचेज करते हो तो आप आसानी से किसी दूसरी पर्सन को उसको जो है यहाँ पर सेल कर सकते हो। हालांकि प्राइवेट कंपनीज के केस में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, पर वहां पर भी हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीन स्टेटमेंट जो है हमारे यहां पर करेक्ट है, और चौथी स्टेटमेंट हमारे यहां पर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, डैश इज ट्रीटेड एज द कंपनी सिग्नेचर एंड इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि कंपनी का सिग्नेचर माना जाता है और कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर उसको जो है शो किया जाता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला कॉमन सील, दूसरा कॉमन सिग्नेचर, तीसरा डिजिटल सिग्नेचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर देखो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कॉमन सील इज अ करेक्ट आंसर। देखो जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, अगर हमें कोई काम करना हो, कोई एसेट परचेज करनी हो, कोई बिजनेस करना हो, तो हम अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। पर देखो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसके हाथ नहीं है तो वो सिग्नेचर खुद नहीं कर सकता, पर क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो अपने नाम पर सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकता है। तो वो सिग्नेचर की जगह पर यहाँ पर कॉमन सील का यूज करता है अपनी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। तो जब भी कोई बिजनेस के नाम पर ट्रांजेक्शन की जाती है तो उस पर ये कॉमन सील जो है हमेशा शो की जाती है। हिंदी में इसका मीनिंग बताते हो तो मोहर, जैसे होता है ना आरबीआई की मोहर लगा दी जाती है, स्टैंप कह सकते हो आप इसको, तो कंपनी की यहाँ पर स्टैंप जो है होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, कहां पर रजिस्टर हुई है, उसके बेसिस पे हम जो है कंपनी को इनमें से कौन सी टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो क्या है स्टैच्यूटरी कंपनी, दूसरा क्या है हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी, तीसरा क्या है फॉरेन कंपनी, चौथा क्या है हमारे यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर बता दूं मैं यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर हम कंपनीज को जो है इन तीन टाइप्स में डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। तो एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी। देखो स्टैच्यूटरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसको बनाने के लिए कोई स्पेशल एक्ट जो है यहाँ पर पास किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी कंपनी है, ठीक है, उसको बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो है एलआईसी एक्ट 1956 जो है यहाँ पर पास किया गया था। तो इस कंपनी को बनाने के लिए हमने एक स्टैच्यूटरी एक्ट जो है यहाँ पर पास किया, तो इस कंपनी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमारी यहाँ पर स्टैच्यूटरी कंपनी जो है कहलाएगी। ऐसे ही आरबीआई है, आरबीआई को बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास किया गया, तो आरबीआई भी हमारी यहाँ पर एक स्टैच्यूटरी कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट वो क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी देखो क्या है, इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी जो है कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरेन कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर वो इंडिया में ऑपरेट जो है यहां पर कर रही है, यानी कि रजिस्टर्ड इंडिया से बाहर हो रही है पर उसकी कोई ब्रांच है या फिर सब्सिडरी जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो वो हमारी यहाँ पर कहलाती है फॉरेन कंपनी। जैसे एग्जांपल के देखो हमारी जो गूगल कंपनी है वो यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो यूएसए की कंपनी पर वो अलग अलग जगहों पे जो है काम करती है। ऐसे इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस है ना, तो वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर फॉरेन कंपनी जो है कहलाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि जो मेंबर्स है हमारे कंपनी के उनकी लाइबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पर हम कंपनीज को कौन कौन सी टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला देखो क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा क्या है कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, चौथा गवर्नमेंट कंपनी, या फटाफट से इसका आंसर होता है। तो आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम कंपनीज को 3 टाइप्स में यहाँ पर जो है डिवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी,
और तीसरा हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक एक करके यहाँ पर मीनिंग समझते हैं। पहला बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनीज होती है जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो शेयर्स के अगेंस्ट जो है लिमिटेड होती है, यानी कि हमारे मेंबर्स ने जितने भी शेयर्स कंपनी के बाय किए होते हैं उसी तक जो है लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। यानी कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी डिसाइड की जाती है वो उस बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि उन्होंने कितने शेयर जो है वो कंपनी के परचेज किए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक मेंबर है, उसने कंपनी के 1000 शेयर जो है परचेज किए हैं और एक शेयर 10 रुपए का है। तो यहाँ पर इस मेंबर की जो लायबिलिटी है वो कितनी बन रही है यहाँ पर 10,000 रुपये। और ये जो लायबिलिटी है वो किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया कि उसने शेयर्स यहाँ पर कितने जो है परचेज किया। तो ये हमारी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। उसके बाद देखो क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कई बार जो मेंबर्स होते हैं ना वो कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज करते हैं, वो ना एक गारंटी दे देते हैं। मतलब कि उन्होंने मान लो एक पर्सन है यहाँ पर, ए पर्सन, उसने यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट की और उसने यहाँ पर, ठीक है, गारंटी दी कि अगर यहाँ पर कंपनी बाई चांस लिक्विडेट होती है या कि उसको बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए यहाँ पर दे दूंगा। तो ये जो हमारा कंपनी का मेंबर है जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है, इसकी जो लायबिलिटी है वो कितनी यहाँ पर 50 लाख रुपए है। और ये किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया है, जो कि इसने यहाँ पर गारंटी हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपनी में जो भी मेंबर्स होते हैं उसकी जो लायबिलिटी होती है, जितनी उन्होंने गारंटी दी होती है उसके अगेंस्ट जो है लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्या है कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसी कंपनी जिसकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। हालांकि इंडिया में ऐसी कंपनी जो है वो ना के बराबर जो है पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अब देखो और बेसिस पे हम जो है कंपनीज को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक टाइप हमारी यहाँ पर होती है प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो पहला देखो क्या है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो आसानी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसमें यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है लगी होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये प्राइवेट कंपनीज की एक खासियत है कि उनके शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल जो है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है, जो मिनिमम नंबर होते हैं प्राइवेट कंपनीज में वो हमारे यहाँ पर 2 होते हैं और जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो हमारे यहाँ पर कितने होते हैं 200। तो ये भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि प्राइवेट कंपनीज के अंडर जो मेंबर्स होते हैं उनकी मिनिमम नंबर भी, मिनिमम लिमिट भी होती है और मैक्सिमम लिमिट भी होती है। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी कंपनी सिक्योरिटीज, यानी कि जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर जो है वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, उनसे किसी भी तरह का डिपॉजिट जो है अपने सिक्योरिटी से के अगेंस्ट जो है नहीं ले सकती। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज आर लिमिटेड अनलिमिटेड, यानी कि लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की जो लायबिलिटी होती है वो हमारी यहाँ पर लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये जो 3 फीचर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, अगर किसी कंपनी में ये 3 फीचर आपको दिखते हैं तो वो हमारी कहलाती है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इंक्लूड, यानी कि अगर कोई कंपनी जो है वो जो है लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी कि वहां पर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो उनके शेयर्स के अगेंस्ट जो है लिमिटेड की जाती है, तो वहां पर वो जो कंपनी होती है उसकी जो शेयर कैपिटल है उसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल का मीनिंग समझा दूं। शेयर कैपिटल क्या होता है, तो सिंपली देखो एक कंपनी ने जितना पैसा अपने शेयर्स को इशू करके रेज किया है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक कंपनी थी जिसने जो है यहाँ पर 10,000 शेयर जो है वो मार्केट में इशू किए हैं और एक जो शेयर है वो 10 रुपए का है। तो इसने टोटल जो है 1 लाख रुपए जो है शेयर्स को इशू करके रेस किया है अपने बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए। तो ये जो 1 लाख रुपए ना ये हमारी यहाँ पर क्या होती है, शेयर कैपिटल होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर कैपिटल में इंक्लूड होती है। पहला क्या है, इक्विटी शेयर, दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर, तीसरा क्या है, डिबेंचर। तो यहां पर आंसर मैं आपको बता दूं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कोई भी हमारी कंपनी हो जो कि शेयर से लिमिटेड है, ठीक है, तो वहां पर हमारे जो है मेनली 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी इशू करके शेयर कैपिटल जो है रेज करते हैं, इक्विटी शेयर्स और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये बेसिकली है क्या और इनमें यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो पहली चीज जो सिमिलैरिटी है इनके अंदर कि अगर आप इन दोनों शेयर्स को परचेज करते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो, ऑनर बन जाते हो। क्लियर है। अब डिफरेंस क्या है, देखो अगर आप यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को बाय करते हो तो आप यहाँ पर कंपनी के जो है रियल ऑनर बन जाते हो, ठीक है। आपका कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर पूरा कंट्रोल होता है
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं ना, जब भी हम इक्विटी शेयर्स बाय करते हैं तो उसके साथ हमें यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिलते हैं। यानी कि जब भी कोई बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है करी जाएगी तो वहां पर हम वोटिंग कर सकते हैं और फैसले में अपना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दे सकते हैं, और कोई भी अगर फैसला सही ना हो तो उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। क्लियर है? अब ये देखो वोटिंग राइट्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जो रियल ओनर्स होते हैं ना वो ज्यादा रिस्क जो है वो बियर करते हैं। यानी कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बेनिफिट भी उन्हें ही ज्यादा होता है, और अगर बुरा परफॉर्म करती है तो नुकसान भी उन्हें ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो डिसीजंस लिए जाएं उनके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर वालों का कंट्रोल होना जो है जरूरी होता है। ठीक है, अब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं इनको जो है हम यहाँ पर डिविडेंड पे करते हैं। यानी कि जो कंपनी है वो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड पे करती है, और ये जो डिविडेंड होता है ना ये यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है उसके ऊपर यहाँ पर जो है डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट कम कमा रही है तो डिविडेंड भी यहाँ पर जो है कम मिलेगा। और ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना वो जनरली जो है परमानेंट नेचर के होते हैं, यानी कि जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक जो है कंपनी इक्विटी शेयर्स को वापस जो है नहीं लेती। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, पर नॉर्मली अगर बात करो तो ये नॉन रिडीमेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आप बाय करते हो तो आप जो है इसके यहाँ पर सेकेंडरी ऑनर यहाँ पर बन जाते हो। यानी कि ऑनर तो आप बन जाते हो पर इतना ज्यादा आपका जो है बिजनेस पे कंट्रोल नहीं रहता, आप ज्यादा रिस्क जो है बियर नहीं करते, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं होते। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदते हो तो आपके पास किसी भी तरह के यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो आप मैनेजमेंट में किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूट जो है नहीं कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स बाय करते हो तो आपको कई सारी चीजों में यहाँ पर प्रेफरेंस भी दी जाती है, क्योंकि देखो इसका नाम क्या, प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस किसके अगेंस्ट दी जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर वालों के। मतलब कुछ चीजों में सबसे पहले पेमेंट अगर करनी हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को की जाएगी, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा। अब ये प्रेफरेंस किस चीज में दी जाती है? सबसे पहले देखो यहाँ पर डिविडेंड क्या है हमारा, यहाँ पर डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं ना उनको यहाँ पर एक फिक्स डिविडेंड जो है पे किया जाता है, जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर की होती है। क्लियर है? और ये जो डिविडेंड है वो यहाँ पर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले पे किया जाता है। यानी कि कंपनी अगर प्रॉफिट यहाँ पर कमाएगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। ऐसे ही अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले कैपिटल की पेमेंट, जो कंपनी पैसा वापस करेगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पहले करेगी, और यहाँ पर कुछ पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को यहाँ पर कर देगी। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ही यहाँ पर रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर, इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर। तो पहले देखो क्या है, द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये रियल ओनर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास वो जो है कंपनी के वर्किंग्स के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय कंपनी आर परमानेंट एंड नॉन रिडीमेबल, परमानेंट नेचर के होते हैं और उसको कंपनी रिडीम नहीं करती, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी, यानी कि जो डिविडेंड कितना मिलना है इक्विटी शेयर होल्डर वालों को वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है। तो ये चार स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेफरेंस शेयर, इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द प्रेफरेंस शेयर। तो पहला देखो क्या है, प्रेफरेंस शेयर इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले होते हैं उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है और उनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट, यानी कि उनको पहले डिविडेंड पे किया जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस इन रिटर्न इन कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो सबसे पहले जो कैपिटल की पेमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दी जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, राइट एज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट थ्रू वोटिंग, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ये स्टेटमेंट हमारी प्रेफरेंस शेयर से रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, मोड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर इज, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर का मतलब समझा दूं। इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी अपने यहाँ पर शेयर्स को इश्यू करती है और उससे यहाँ पर जो है फंड रेज करती है। तो शेयर्स को इश्यू करके कैपिटल रेज करने की पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा मोड है, यानी कि तरीका है, जिसके जरिए कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करके फंड रेजिंग जो है वो कर सकते हैं। सिंपली अपने शेयर्स को अपने जो होल्डर्स हैं उनको इश्यू कर सकते हैं। पहला क्या है, पब्लिक ऑफर, दूसरा क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा क्या है, राइट इश्यू, या फिर चौथा
बोनस इशू। तो आंसर बता दूं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे मोड हैं जिसका यूज करके जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला देखो हमारा यहाँ पर क्या है, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में जो हमारी यहाँ पर कंपनी है वो अपने शेयर्स को जो है पब्लिक को ऑफर करती है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूं, XYZ लिमिटेड कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर जो है वो मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जनरल पब्लिक को यहाँ पर जो है इशू कर दी, यानी कि कोई भी पर्सन इसको यहाँ पर खरीद सकता है। तो ये जो हमारा मोड है ना, ये हमारा कहलाता है पब्लिक ऑफर, पब्लिक को शेयर्स इशू करके फंड रेजिंग करना। नेक्स्ट वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर पब्लिक को जो शेयर्स है वो इशू नहीं करती, वो प्राइवेटली कुछ पर्सन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती है और उसको सारे के सारे शेयर्स जो है दे देती है। जैसे मान के चलो इसको 10,000 शेयर्स इशू करने थे, इसने क्या किया, प्राइवेटली यहाँ पर 5 पर्सन को चूज किया, ABCDE, ठीक है, और उन पांचों को यहाँ पर जो है 10,000 शेयर जो है इशू कर दिए। तो ये हमारी कहलाती है प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट वो क्या है, राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर कंपनी होती है वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि जो पहले से ही हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक राइट देते हैं कि आप हमारे यहाँ पर शेयर जो है वो परचेज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो यहाँ पर राम श्याम, ठीक है, ये दो जो है यहाँ पर XYZ लिमिटेड के जो है पहले से ही शेयर होल्डर है, क्योंकि ये कंपनी के शेयर होल्डर है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने यहाँ पर कुछ नए शेयर जो है इशू किए, मान के चलो 10,000 शेयर्स और यहाँ पर इशू किए। तो कंपनी ने ना ये शेयर्स पब्लिक को देने से पहले इनको एक राइट दे दिया कि आप जो है इन शेयर्स को जो है खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन राम और श्याम ने इस शेयर्स को यहाँ पर क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो ये जो हमारा मोड कहलाया वो हमारा कहलाया यहाँ पर राइट इशू, जिसके अंडर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर जो है इशू करती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, राइट इशू के अंडर ये जो राइट दिया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ राइट ही होता है, ऑप्शन होता है हमारे शेयर होल्डर के पास, यानी कि ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर इनका मन करता है तो ये यहाँ पर शेयर्स को खरीदेंगे, बेनिफिट अगर दिखता है, अदरवाइज ये इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। कंपनी यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकती अपने शेयर होल्डर को। नेक्स्ट देखो क्या है, बोनस इशू। बोनस इशू नाम से आपको क्लियर होगा, बोनस, ठीक है। जैसे एक कंपनी है ना, उसके यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं, तो कंपनी को जब वो अच्छा काम करते हैं तो साल के बाद उन्हें यहाँ पर बोनस पे करना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी जनरली बोनस में क्या करती है, यहाँ पर कैश पे करती है, ठीक है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, कैश पे करने के बजाय अपने एम्प्लॉयज को वो बोनस के फॉर्म में अपने इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ही यहाँ पर जो है इशू कर देती है। तो ये जो इशू कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, बोनस इशू। जो बोनस शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बोनस इशू के अंदर जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इशू किए जाते हैं, एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं, और एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को एक भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती इन शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो ये 4 मोड्स है हमारे यहाँ पर शेयर्स को इशू करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंपनीज की कई टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, तो उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें उनको जो है अरेंज करना है, कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी चीज यहाँ पर बाद में आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस वाइज जो है शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में बताऊंगा और आपने यहाँ पर अपने आप आंसर को टिक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी शेयर कैपिटल की टाइप आती है वो हमारी यहाँ पर होती है ऑथराइज कैपिटल। क्या होती है हमारी यहाँ पर, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, तो ये यहाँ पर देखो वो मैक्सिमम कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल होती है, मैक्सिमम पैसा होता है, मैक्सिमम फंड होता है जो कि एक कंपनी जो है रेज कर सकती है शेयर होल्डर्स को, शेयर को इशू करके। देखो जैसे ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंडर, तो वहां पर पहले ही वो अपना यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल जो है लिख देती है, यानी कि वो मैक्सिमम इतना पैसा जो है शेयर्स को इशू करके रेज करेगी। मान के चलो कंपनी ने 10,000 यहाँ पर 1 लाख रुपए के यहाँ पर शेयर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है लिखा है। तो यहाँ पर देखो कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाती है, ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है वो क्या होता है, हमारा यहाँ पर इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है, तो जनरली देखो कंपनीज को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको थोड़ा थोड़ा पैसे करके रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो इसने लिखा कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए, अब ऐसा थोड़ी है कि 1 लाख रुपए वो एक ही बार में मंगा लो, हो सकता है कि अभी उसको 10,000 की रिक्वायरमेंट हो, तो वो क्या करते हैं अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में से कुछ शेयर जो है यहाँ पर इशू कर देते हैं और उससे फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो शेयर्स को इशू करती है वही हमारी कहलाती है इशूड कैपिटल। जैसे मान के चलो कंपनी ने यहाँ पर 10,000 शेयर्स थे, ठीक है, एक का प्राइस 10 रुपए था और मैक्सिमम जो कैपिटल थी वो हमारी यहाँ पर कितनी थी, 1 लाख रुपए।
तो ये क्या है, हमारी यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख रुपए। अब कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर इसमें से जो है 7000 शेयर जो है वो इशू कर दे, 7000 शेयर इशू कर दे 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 70,000 रुपए के शेयर यहाँ पर इशू कर दे। तो ये जो 70,000 रुपए ना, ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, इशूड कैपिटल जो है कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैपिटल हमारी यहाँ पर आती है वो हमारी यहाँ पर होती है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या है हमारी यहाँ पर, सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो हमने यहाँ पर जो शेयर्स है वो किस लिए इशू किए हैं, ताकि हमारी जो पब्लिक है जिसको भी हमने इशू किया वो इसको खरीद करें, परचेज करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि यहाँ पर पब्लिक ने खरीद लिया है, परचेज कर लिया है ना, वो हमारा कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे मान लो आपने यहाँ पर 70,000 रुपए के 7,000 शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए के हिसाब से, 70,000 रुपए आपकी इशूड कैपिटल थी। इसमें से क्या हुआ, 6,000 शेयर्स को पब्लिक ने परचेज कर लिया, यानी कि यहाँ पर आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो कितनी है, यहाँ पर 60,000 रुपीज है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है सब्सक्राइब कैपिटल के बाद, ये हमारा आता है यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल। क्या आता है हमारा यहाँ पर, कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पर सिंपली क्या होता है, तो जनरली देखो जब हम पब्लिक ने यहाँ पर शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, अब पब्लिक को जो ये शेयर्स परचेज किए उसकी यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, तो कंपनी क्या करती है, वो इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर पैसा मंगवाती है। मतलब कि 10 रुपए का मान लो शेयर है, तो वो क्या करती है, जैसे 2 रुपए पहले मंगवा लिए, 4 रुपए पहले मंगा लिए, 7 रुपए ऐसे पहले मंगा लिए, कुछ पैसा यहाँ पर फ्यूचर के लिए छोड़ देती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, देखो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी ने मंगवा लिया है, यानी कि अगर मान के चलो 60,000 रुपए यहाँ पर टोटल जो है सब्सक्राइब हुए थे, और यहाँ पर कंपनी ने जो है 5,000, ठीक है 5,000 शेयर्स पे 6,000 शेयर्स पे 6,000 शेयर्स पे जो है 5 रुपए यहाँ पर मंगवा लिए, तो यहाँ पर जो टोटल पैसा कंपनी ने शेयर्स पे मंगवा लिया है वो कितना है यहाँ पर 30,000 रुपीज। तो ये जो 30,000 रुपीज है ना, ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद देखो जब कंपनी पैसा मंगवाती हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो सारे के सारे ही पेमेंट कर दे, कुछ यहाँ पर डिफॉल्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारी यहाँ पर आ जाती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में क्या आता है कि एक्चुअली में यहाँ पर हमारी जो कंपनी है उसने जो पैसा यहाँ पर मंगवाया है और शेयर होल्डर ने जो पैसा यहाँ पर पे कर दिया, मान के चलो कंपनी ने जो है यहाँ पर 6,000 शेयर्स पे, ठीक है 6,000 शेयर्स पे 5 रुपए जो है यहाँ पर मंगवाया था, पर यहाँ पर जो हमारे शेयर होल्डर थे उन्होंने सिर्फ 5,000 जो है यहाँ पर हमारे 5,000 शेयर होल्डर से उन्होंने यहाँ पर पैसा पे किया, और बाकी जो 10,000 शेयर होल्डर से उन्होंने यहाँ पर पैसा नहीं पे किया। तो यहाँ पर जो हमारी पेड अप कैपिटल हुई, जो कि यहाँ पर पे कर दी गई है, पैसा आ गया है कंपनी के पास, वो हमारी यहाँ पर कितनी है, 25,000। कितनी हमारे यहाँ पर 25,000। तो सीक्वेंस हमारी यहाँ पर देखो क्या आएगी, पहले ऑथराइज कैपिटल आएगी, उसके बाद हमारी यहाँ पर इशूड कैपिटल आएगी, उसके बाद हमारी सब्सक्राइब कैपिटल आएगी, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल आएगी, उसके बाद हमारी यहाँ पर पेड अप कैपिटल आएगी। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखो डी है पहले, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर सी है, ठीक है यहाँ पर बी है, उसके बाद हमारे यहाँ पर सी है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर ए है, और यहाँ पर ई है। तो ऑप्शन डी इज हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर जितने भी शेयर कैपिटल की टाइप्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिए, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स। देखो जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हम उसको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर इशू करते हैं और फंड रेजिंग जो है यहाँ पर करते हैं। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर सीक्वेंस करेक्ट है, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं उसकी प्रोसेस की सीक्वेंस कौन सी करेक्ट है। पहला कि हम पहले अलॉटमेंट करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन होती है, उसके बाद कॉल्स होते हैं, उसके बाद पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर कॉल्स होती है, फिर कॉल्स होती है, अलॉटमेंट होती है, एप्लीकेशन होती है, फिर यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर बता दो, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर कॉल्स होती है। ठीक है, अब एक एक करके इनका तीनों सबका मीनिंग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जब भी कंपनी शेयर्स अपने मार्केट में इशू करती है तो यहाँ पर जो पब्लिक है वो सबसे पहले यहाँ पर क्या करती है, एप्लीकेशन देती है। एप्लीकेशन का मतलब कि वो कहते हैं कि हम हाँ इस शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन के वक्त जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसा जो है पे करते हैं शेयर्स के अमाउंट का, है ना। उसके बाद देखो जैसे ही एप्लीकेशन हमारे यहाँ पर कंपनीज के पास पहुंच जाती है तो उन्हें पता लग जाता है कि ये पर्सन जो है शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार है। अब कंपनी क्या करती है, इन एप्लीकेशंस में से एप्लीकेशन को सिलेक्ट करती है और उनको यहाँ पर शेयर जो है अलॉट करती है और बाकियों को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में जो हमारी कंपनीज होती है वो शेयर्स को अलॉट कर देते हैं हमारे यहाँ पर उन लोगों को जिन्होंने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है यहाँ पर दी। और जैसे ही अलॉटमेंट हो जाती है तो यहाँ पर जो हमारे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जिनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर जो है बन जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखो
कॉल्स है। कॉल्स क्या होती है बेसिकली, अगर मान लो कि जो पैसा है हमने अलॉटमेंट में भी पैसा मंगवाया, एप्लीकेशन में भी पैसा मंगवाया और उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया तो वो हम कॉल्स के थ्रू जो है यहाँ पर मंगवा सकते हैं। जितना पैसा रह जाएगा हम उतनी कॉल जो है मंगवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, यहाँ पर 10 रुपए थे, हमने 3 रुपए एप्लीकेशन के मंगवा लिए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मंगवा लिए, उसके बाद अब 5 रुपए रह गए तो हमने क्या किया, कॉल्स बना ली। पहली कॉल्स में हमने 3 रुपए मंगवा लिए, दूसरी कॉल्स में हमने यहाँ पर जो है 2 रुपए मंगवा लिए, तो 10 रुपए हमने ऐसे करके जो है मंगवा ली। तो जो हमारी करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे आर सेड टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फेस वैल्यू का मीनिंग आपको समझा दूं। कोई भी शेयर्स हो ना, कोई भी शेयर्स हो, ठीक है, उसके ऊपर उसके फेस पर कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो हमेशा अपनी कंपनी के जो फेस वैल्यू उसको यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाती है। ठीक है, तो जो प्राइस यहाँ पर शेयर्स के फेस पे लिखा होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। इसको आप एमआरपी के नाम से भी यहाँ पर जो है जान सकते हो। क्या कर सकते हो, जान सकते हो एमआरपी के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे पता है कि मार्केट में जब शेयर्स को ट्रेड किया जाता है तो उसमें डिमांड और सप्लाई से उसका प्राइस जो है यहाँ पर डिसाइड होता है। यानी कि पॉसिबिलिटीज होती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, हो सकता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है जिससे उसकी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो 15 रुपये हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर क्या हो, डिमांड बहुत ज़्यादा कम है तो शेयर्स का जो प्राइस है मार्केट में डिसाइड हो रहा है वो यहाँ पर 9 रुपये भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक की फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस है और यहाँ पर फेस वैल्यू से कम है। तो ये बोल रहा था कि अगर कंपनी ने यहाँ पर शेयर्स को इशू किया है हायर देन द फेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर अगर कंपनी ने मान के चलो 10 रुपये था, फेस वैल्यू 15 रुपये पे, यानी कि फेस वैल्यू से 5 रुपए ज्यादा पे इशू किया, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन है इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट पार या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, इशूड एट प्रीमियम इज द करेक्ट आंसर। इशूड एट प्रीमियम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बाकियों का भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कभी शेयर्स को जो है उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू किया है, मान के चलो फेस वैल्यू 10 रुपये है और हमने यहाँ पर 9 रुपये पे इशू यहाँ पर किया, तो ये हमारा कहलाता है डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू किया गया। हालांकि इसकी परमिशन हमारे पास नहीं है, कुछ केसेस को छोड़कर जो कंपनीज है वो डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू पे इशू करती है, फेस वैल्यू पे इशू करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है यहाँ पर इशूड एट पार। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, इफ अ कंपनी रिसीव्स ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स देन कंपनीज फॉलोज विच मेथड इन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब समझा दूं। तो यहाँ पर देखो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंपनी ने जितने शेयर्स जो है इशू किए होते हैं, एप्लीकेशन जो है उससे ज्यादा रिसीव हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी, उसने यहाँ पर जो है 10,000 शेयर जो है इशू किए, 10,000 शेयर जो है इशू किए हैं। ठीक है, जिसके अंडर जो एप्लीकेशन आई है वो कितनी है, यहाँ पर 20,000 शेयर्स की, यानी कि शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने 10,000 रुपए के। ठीक है, 10,000 शेयर्स, पर जो एप्लीकेशन आई है वो 20,000 शेयर्स को खरीदने की यहाँ पर आई है। तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कंपनी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है, पर यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो 20,000 की है। तो इस केस में हमारी जो कंपनी है वो कौन सा मेथड चूज करती हैं शेयर्स को अलॉट करने के लिए। तो पहला मेथड देखो क्या है, अलॉटमेंट शुड बी डन ऑन प्रो राटा बेसिस। तीसरा क्या है, रिजेक्ट ऑल द एप्लीकेशन। तीसरा क्या है, री इशू ऑफ शेयर्स, और नन ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर बता दूं, अलॉटमेंट शुड बी डन ऑन प्रो राटा बेसिस। देखो कंपनी के पास और भी ऑप्शंस होते हैं, पर एक फेयर मेथड, ठीक है, जिसमें किसी के साथ भी अन्याय ना हो, वो हमारा यहाँ पर होता है प्रो राटा बेसिस। इसके अंडर हमारी ये कंपनी क्या करती है, उन सभी एप्लीकेंट जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन सभी को यहाँ पर जो है शेयर्स देती है, पर कम शेयर्स देती है। यानी कि एग्जाम्पल के मान के चलो यहाँ पर जो है मान लो 10 जनों ने मिलकर यहाँ पर जो है 20,000 शेयर्स की यहाँ पर जो है डिमांड की थी, अप्लाई किया था। तो कंपनी ने जो है शेयर्स जो है इन 10 लोगों को ही यहाँ पर प्रोवाइड करना है, पर इन्होंने जितने शेयर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था उससे जो है इन्हें कम शेयर जो है अलॉट कर देना है। यानी कि मान के चलो इन दोनों ने 10 लोगों ने 20,000 शेयर्स की यहाँ पर जो है डिमांड की थी, तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10,000 शेयर्स ही यहाँ पर जो है अलॉट कर देंगे। यानी कि अगर इस पर्सन ने एक पर्सन ने यहाँ पर जो है 2,000 शेयर्स की डिमांड जो है की थी, तो हम एक पर्सन को यहाँ पर कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर्स ही यहाँ पर देंगे, जिससे क्या होगा कि 10,000 शेयर्स को हम इन 10 पर्सन के बीच में आसानी से जो है अलॉट कर पाएंगे। सभी के साथ न्याय होगा, किसी के साथ भी अन्याय जो है नहीं होगा। क्लियर है। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको जो है शेयर्स अलॉट कर देते हैं। जो पर्सन ज्यादा शेयर्स
अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, उनको ज़्यादा शेयर्स दिए जाते हैं, और जो कम के लिए अप्लाई करता है उनको कम शेयर जो है दिए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि 10 लोगों ने 2-2 हज़ार शेयर्स मांगे थे, पर उनको हमने 1-1 हज़ार शेयर्स ही यहाँ पर जो है दिए थे। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी कॉल मनी देन व्हाट विल बी एक्शन कंपनी टेक्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो एक साथ में सारा पैसा नहीं मंगवाती, बल्कि इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर मंगवाती है। जैसे कि एप्लीकेशन के वक्त मंगा लिया, अलॉटमेंट के वक्त मंगा लिया, उसके बाद भी कुछ पैसा बकाता हो, कॉल्स के वक्त यहाँ पर बताया मंगवा लिया। अगर किसी केस में मान के चलो यहाँ पर किसी हमारे जो एप्लीकेंट था, जो हमारा शेयर होल्डर था, उसने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो उस केस में कंपनी कौन सा एक्शन लेती है उसके अगेंस्ट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर एक कस्टमर है, एक यहाँ पर हमारा शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपये दे दी, अलॉटमेंट मनी भी 3 रुपये दे दी, पर बाकी जो 4 रुपये कॉल्स के थे उनको देने में यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया। तो इस केस में कंपनी यहाँ पर क्या करती है, पहला इंस्टॉलमेंट दैट विल बी फॉरगिवन, यानी कि इंस्टॉलमेंट को छोड़ दिया जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या, शेयर विल बी फॉरफिटेड, उनके शेयर्स को जब्त कर लिया था, फोरफिट कर लिया था। ठीक है, फोरफिट करने का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डिंग को आप कैंसिल कर देना, इसके शेयर जो वो कंपनी ने शेयर होल्डर से वापस ले लिए हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा क्या है, देयर शेयर विल बी फोरफिटेड, यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया उनके शेयर्स उनसे छीन लेने, उनकी शेयर होल्डिंग को कैंसिल कर लेने। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब शेयर्स को फोरफिट किया जाता है तो फोरफिट करते समय जितना भी पैसा शेयर होल्डर ने पे किया होता है कंपनी को, कंपनी उसे भी अपने पास ही यहाँ पर जो है फोरफिट करके रख लेती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन दीज शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर परमिशन होती है। उसमें से एक एक्सेप्शनल केसेस है कि कंपनी जब अपने फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू जो है कर सकती है। हालांकि इसके भी एक कंडीशन होती है, यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसकी जो अमाउंट होती है वो यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि री इशू जब भी करेंगे फोरफिटेड शेयर्स को तो इस मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट जो है वो नहीं दे सकती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मैक्सिमम अमाउंट है जिससे एक्सीड नहीं करना चाहिए डिस्काउंट। पहला क्या है, द अनपेड अमाउंट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, यानी कि शेयर्स पे जो अमाउंट पे नहीं की गई थी। जैसे कि मान के चलो हमने जो एग्जाम्पल ली थी, 10 रुपये में से 6 रुपये पे कर दिए थे कस्टमर ए ने, पर 4 रुपीज पे नहीं किए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो अमाउंट यहाँ पर पे नहीं की है, यानी कि यहाँ पर 4 पे हमारे जो है यहाँ पर पे नहीं किए हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। या फिर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर, यानी कि जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, यानी कि जो 6 रुपये है ये हमें रिसीव हो चुकी है, इससे ज़्यादा जो है अमाउंट नहीं होनी चाहिए। या फिर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि जो कॉल्ड अप कैपिटल हमें अमाउंट जो है रिसीव हुई है। तो आंसर देखो क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हम यहाँ पर शेयर्स को री इशू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है हम पर शेयर कितना दे सकते हैं, यहाँ पर 6 रुपये ही दे सकते हैं, क्योंकि हमने 6 रुपये ही हमारे पास यहाँ पर जो है आया है। क्लियर है आपको। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दूं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताऊं, 1000 शेयर जो है यहाँ पर कंपनी ने फोरफिट कर लिया। ठीक है, एक का प्राइस 10 रुपये। तो अब कंपनी जब इसको री इशू करेगी तो इसके ऊपर, इन शेयर्स के ऊपर मैक्सिमम जो है वो 6 रुपये का डिस्काउंट होगा, यानी कि कंपनी 4 रुपये तक का अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा से जब री इशू किया जाता है तो उस टाइम पे यहाँ पर एक बार में ही सारा पैसा जो है वो मंगवा लिया जाता है, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में वेट यहाँ पर नहीं की जाती है, एक ही बार में सारा का सारा पैसा जो है वो मंगवा लिया जाता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर। ठीक है, अब ये प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें फोरफिट जो अमाउंट रिसीव हुई होती है, जैसे मान लो हमने फोरफिट पे 6 रुपये यहाँ पर रिसीव किए हैं और हमने जो डिस्काउंट दिया था री इशू पे, यानी कि मार्केट में जैसे हमारी रेपुटेशन थी उसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये का ही यहाँ पर जो है डिस्काउंट देना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर्स पे हमें 3 रुपये का यहाँ पर जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें 6 रुपये मिले थे और 3 रुपये हमें यहाँ पर डिस्काउंट देते, तो 3 रुपये हमारे पास यहाँ पर बच गया। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रॉफिट हमें रिसीव होता है इसे हमें कहाँ ट्रांसफर जो है वो करना होता है। ऑप्शन है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरा क्या है जर्नल रिजर्व, तीसरा क्या है कैपिटल रिजर्व, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर जो है जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं उसको हम यहाँ पर रखते हैं ताकि हम उसको अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज कर सके। ठीक है, अभी जो कैपिटल रिजर्व में जो भी पैसा होता है उसको हम किसी खास पर्पस के लिए यहाँ पर जो है यूज जो है कर सकते हैं। जैसे ये जो हमने फोरफिट पे पैसा लगाया इसको हम शेयर्स को इशू करते वक्त, डिस्काउंट देखते वक्त ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और पर्पस के लिए यूज जो है नहीं कर सकते।
क्लियर है आपको। उसके बाद ये हमारे 2 रिजर्व हैं, इसके बारे में बता दूं। देखो जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया जाता है, तो जो भी प्रीमियम का पैसा होता है वो हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे 10 का शेयर्स 12 पे इशू किया तो 2 रुपए यहाँ पर प्रीमियम है, तो ये हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, हमारे यहाँ पर जर्नल रिजर्व है। तो जर्नल रिजर्व क्या होता है, वो नॉर्मल रिजर्व होता है। जो भी हमें कोई एक्सेस प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, तो वो हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर जो है वो कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, next question, dash is a scheme under which the company grants option, ठीक है, right but not obligation to an employee to apply for shares of a company at a predetermined price। यानी कि एक ऐसी स्कीम जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स को एक यहाँ पर ऑप्शन देते हैं कि आप जो है एक फिक्स प्राइस पे हमारे शेयर्स को जो है परचेज कर सकते हो। हम नए शेयर्स इशू करें, आप करना चाहो तो कर सकते हैं। और नॉर्मली ये जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से काफी जो है कम होता है। तो उस स्कीम को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला क्या, स्वेट इक्विटी शेयर, दूसरा क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तीसरा नॉन वोटिंग शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर देखो जो हमारा आंसर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। इस स्कीम के अंदर हमारे एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं हम लोग कि आप चाहो तो हमारे शेयर्स को परचेज कर सकते हो कम प्राइस पे, और यहां पर आप हमारी कंपनी के ओनर्स बन सकते हो। क्लियर है। उसके बाद जो बाकी यहाँ पर शेयर्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो सिंपली देखो ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि हम अपने एम्प्लॉयज को, हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको डिस्काउंट प्राइस पे जो है यहाँ पर इशू करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो 10 रुपए का शेयर्स है, हमने यहाँ पर 5 रुपए में अपने डायरेक्टर और जो हमारे एम्प्लॉयज थे उसको यहाँ पर इशू कर दिया, क्योंकि वो काफी लॉयल एम्प्लॉयज थे, काफी लॉयल डायरेक्टर्स थे, तो उनको बेनिफिट देने के लिए हमने इशू कर दिया। तो ये जो शेयर्स हैं वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट क्या है, नॉन वोटिंग शेयर्स। ठीक है, अब नॉन वोटिंग इक्विटी, नॉन वोटिंग शेयर्स क्या होते हैं, तो सिंपली देखो ये ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि हमें बिना वोटिंग राइट्स के यहाँ पर मिलता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इन इक्विटी शेयर्स को परचेज करते हो तो आप ओनर तो बन जाते हो, पर आपका मैनेजमेंट पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक भी वोटिंग राइट जो है वो नहीं होता। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इस शेयर्स में बेनिफिट क्या है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जनरली देखो यहाँ पर जो हमें डिविडेंड मिलता है ना वो काफ़ी हाई होता है। अगर मैं नॉर्मल कंपैरिजन करूँ नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के साथ जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर डिविडेंड जो है इस शेयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम होता है। तो वो लोग जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, जिनको मैनेजमेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो वो जो है इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। और जिनको कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है तो वो जो है यहाँ पर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को परचेज जो है वो कर सकते हो। क्लियर है। अगर आप सर्च करोगे ना टाटा शेयर, तो वहां पर भी आपको 2 शेयर्स दिखेंगे, उनमें से एक वोटिंग राइट वाला है और एक हमारा यहाँ पर नॉन वोटिंग राइट वाला है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, एक कंपनी में इशू बोनस इक्विटी शेयर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यानी कि एक कंपनी जो है यहाँ पर इनमें से बोनस शेयर्स तभी इशू कर सकती है अगर यहाँ पर कुछ कंडीशन जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो सके। तो इनमें से कौन कौन सी हमारी यहाँ पर कंडीशन होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोनस शेयर्स के बारे में बता दूं, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक बोनस इशू के बारे में। ठीक है, तो बोनस इशू के अंदर हम लोग क्या करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने एम्प्लॉयज डायरेक्टर को शेयर्स जो है वो इशू करते थे। तो वो जो शेयर्स हम बोनस इशू के अंदर इशू करते थे वो हमारे कहलाते हैं यहाँ पर बोनस शेयर्स। ठीक है, तो कैश की बजाय हम यहाँ पर शेयर्स को इशू करते थे। अब कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, पहले देखो क्या है, द बोनस इशू शैल बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर देखो जो बोनस इशू है वो यहाँ पर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू जो है ऑथराइज होना चाहिए। अगर हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें अथॉरिटी देगा तभी हम बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरनल वर्क यानी कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि एक कंपनी जो है इंटरनली कैसे यहाँ पर काम करेगी, कौन कौन से उसके पास अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। ऐसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये भी लिखा होता है कि कंपनी कब कब बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है, कब कब अथॉरिटी है और कब कब नहीं है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट को क्या है, द इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी प्रीवियसली ऑथराइज्ड इन द जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि जो बोनस शेयर्स है वो जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी में ऑथराइज होना चाहिए। जर्नल मीटिंग कंपनी क्या होती है, जनरली देखो साल में 1 या 2 बार है ना, हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर आपस में एक मीटिंग करते हैं जिसमें हमारे कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट
डिसीजंस होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस किया जाता है और वोटिंग की जाती है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ पर हमें जो है यहाँ पर बोनस शेयर से रिलेटेड जो है डिसीजन मेकिंग करने की, बोनस शेयर हमें इशू करने हैं या फिर नहीं करने। अगर सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पर अथॉरिटी दें, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स अथॉरिटी दें, तभी हम बोनस शेयर्स इशू करेंगे, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट क्या है, द कंपनी नॉट इशू बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स होल्डिंग पार्टली पेड अप शेयर्स, यानी कि कंपनी उन शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी शेयर्स इशू, बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती जो जिनके पास जो है पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं। पार्टली पेड अप शेयर्स का मतलब होता है जिनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर रह रही है। जैसे मान के चलो एक शेयर्स है 10 रुपये पे किए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 6 रुपये ही पे किए गए हैं, तो ये जो हमारी शेयर्स हैं ये हमारे क्या कहला रहे हैं, पार्टली पेड अप शेयर जो है वो यहाँ पर कहलाते हैं। तो कंपनी जो है इनको यहाँ पर शेयर जो है इशू नहीं कर सकती। हालांकि कंपनी चाहे तो इसको फुली पेड अप करवा के, यानी कि इस पे जो भी अगर इसको करना ही चाहती है तो पहले पैसे मंगवा ले, फुली पेड अप कर ले, फिर उसके बाद इसको जो है पेमेंट कर दे, यानी कि बोनस शेयर्स इशू कर दे। नेक्स्ट क्या है, कंपनी जो है यहाँ पर कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, यानी कि कंपनी ने यहाँ पर किसी भी तरह का डिफॉल्ट ना किया हो यहाँ पर पेमेंट करने में या फिर इंटरेस्ट पेमेंट में। आप ये सोच के देखो, एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने लोन को अच्छे से रीपे नहीं कर रही है, ना ही इंटरेस्ट रीपे कर रही है, और वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर्स बांट रही, बोनस दे रही, तो क्या ये क्या अच्छा साउंड करता है? उनका पैसा, लोन वालों का पैसे से आप अपने शेयर होल्डर को, अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर बोनस बांट रहे हो, तो ये सही नहीं है। पहले बाहर वालों को जितना पैसा है वो आप कर दो, उसको पे ऑफ कर दो, उसके बाद अगर आपको बचता है, फिर भी बचता है, तो आप यहाँ पर पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ये सारी कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ती है जब भी हम यहाँ पर बोनस शेयर्स को इशू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कंपनी क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कैसे काम करती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, उसकी टाइप्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा, इनको हमने डिटेल में क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर समझ लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।